बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 241 एक साथ सुन चुके हैं और अब 242 की मुलाहिजा फरमाएं। और गोश्त जलने की बू पूरे कमरे में फैल गई थी। अब तो आपको यकीन आ गया होगा मिस्टर वुड, लियोनार्ड ने कहा, या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है। अब भी अगर कोई बेयकीनी का इजहार करे तो उसे पागल कहा जाएगा। मैंने कहा, अब तुम इसका नाम पूछ डालो। लियोनार्ड ने मेरा सवाल दोहराया और डैनियल ने कहा, मेरा नाम डैनियल ग्राम ओनील है। तुम कौन से मुल्क के रहने वाले हो और तुम्हारे वालिदैन का ताल्लुक कहाँ से था? मेरे कहने पर लियोनार्ड ने सवाल किया। मेरे वालिदैन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन बाद में हम अमेरिका में आबाद हो गए थे। मैं अमेरिका ही का बाशिंदा हूँ। मैंने उसका बैकग्राउंड जानने के लिए कई सवाल किए ताकि उसका रोल अदा करते वक्त मुझे किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। फिर मैंने एंड्रयू के बारे में सवाल किया। उस पर तरवीमी अमल किया गया था। डैनियल ने बताया, उसे हदायत दी गई थी कि जैसे ही एलन ग्राम की आवाज़ सुने, जो दरअसल अली यार खान है, अपनी पूरी कुव्वत से उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दे। ख्वाह इस अमल के दौरान उसे खुद अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़ जाएं। अमले तनवीम की अमकाना तजवीज़ पेश करने वाला ओलिवर था या ये हारून राबील की हरकत थी? मैंने अगला सवाल किया। ये हारून राबील की हरकत थी। ओलिवर ने तो उसकी तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया था। तहजीब पर तशद्दुद क्यों किया गया? तुम लोग उससे क्या मालूम करना चाहते थे? हमारा ख्याल था कि डीप फोस्टर वाले फार्मूलों की नकलें महफूज कर ली गई हैं। उन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उन पर तशद्दुद किया गया था। अमले तरमीमी के जरिए भी तो उससे मालूमात हासिल की जा सकती थी। फिर उस पर तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? किसी और का इसका ख्याल ही नहीं आया। फिर जब एंड्रयू पर अमले तनवीमी किया गया तो ओलिवर ने ये इम्कान पेश किया और अब हमारा इरादा यही था कि किसी तरह इसे हिप्नाटाइज करके उससे मालूमात हासिल की जाए, मगर हमें इसका मौका नहीं मिल सका। अमेरिका में हारून राबील के कारोबार के बारे में तफसील से बताओ। वो हथियार साजी के मुतअद्दिद कारखानों का मालिक था। आम लोगों का ख्याल यही है कि हथियार साजी के बायस वो इस कदर दौलतमंद है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, ताहम उसकी दौलतमंदी का असल जरिया तो मुनशियात का कारोबार है। हथियार साजी पर पाबंदी के बाद भी उसका ये बिजनेस बरकरार है। अमेरिका में हारून राबील से बड़ा हेरोइन का स्मगलर कोई और नहीं है। हारून राबील के गिरोह में तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। मेरे मशवरे के बगैर वो कोई कदम नहीं उठाता। हर कारोबारी मामले में मेरी राय को बड़ी अहमियत देता है। शाम में दुआ साज फैक्ट्री का क़याम का मशवरा भी तुमने ही दिया था। नहीं, मैंने उस फैक्ट्री के क़याम की मुखालफत की थी। क्यों? इसलिए कि वो बहुत खतरनाक काम है। अगर हम पकड़े गए तो बचत का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने अपने जिस्म में हल्की सी सिनसनी दौड़ती हुई महसूस की। गुफ्तगू कारामद मोड़ पर पहुंच गई थी। उस दवा साज फैक्ट्री में क्या खतरनाकी है? वहां तो सिर्फ कैंसर की दवा तैयार की जाएगी। दुआ साज फैक्ट्री तो सिर्फ दिखावा है, असल काम तो ज़ेरे ज़मीन होगा। उस फैक्ट्री के नीचे वसी व अरीज तय खाने हैं जहां बड़े पैमाने पर जोरी असला तैयार करने के आलात नस्ब किए गए हैं। फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और हम अभी तक महफूज रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त हमारा बांडा फूट सकता है और हम शामी हुकूमत की नज़रों में आ सकते हैं। इस खतरे की बिना पर मैं उस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। मैं सन्नाटे में आ गया। इस हद तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी कि ये साजिश इतनी बड़ी भी हो सकती है। मुझे शाम की हुकूमत पर हैरत होने लगी। उनकी ममलकत की हदूद में इतना बड़ा वाक़या रुनमा हो गया और उन्हें उसकी हवा तक नहीं लग सकी। डैनियल का इंकशाफ ऐसा था जिसने लियोनार्ड तक को चौंका दिया, हालांकि उसका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक देखी। मुजरिमाना फितरत का हामिल तो वो था ही। अब यकीनन इस इम्कान पर गौर कर रहा होगा कि इन मालूमात से वो खुद किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। तुम किन लोगों से टकरा गए हो भाई? पीटर ने मेरे शाने पर हाथ रखकर कप कपाती हुई आवाज़ में कहा। इनका पीछा छोड़ दो, मैं भी ओलिवर का ख्याल दे इनसे निकाले देता हूँ। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगा। तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। ना तो खुदकशी मैं खुद कर सकता हूँ और ना तुम्हें खुदकशी करते देख सकता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ लद रही थी। मुझे उनके बारे में ये अंदाजा होता तो मैं तो पहले ही तायब हो चुका होता। ज़रा अंदाजा तो करो कि जो लोग किसी दूसरे मुल्क की हदूद में गैर कानूनी तौर पर जोरी हथियारों की फैक्ट्री कायम कर सकते हैं, हम जैसे बेहकीकत आदमी उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? तुम उन्हें नहीं जानते होगे, मगर मैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने तलख लहजे में कहा। ये बैनुल अक़वामी लफंगे हैं और मुझे किसी लफंगे से खौफ महसूस नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो चीफ, बूढ़ ने कहा।
ऐसे थर्ड क्लास शुद्धों से तो कभी बुढ़ भी खौफ ज्यादा नहीं हुआ, तो तुम तो खैर बहुत ग्रेट आदमी हो। तुम मलियार खान से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, सिल्विया ने पीटर से कहा। ये वो हैं जिन्होंने ओली वावड़ को हमेशा नाको चने चबाए हैं। ये वो वाली शख्सियत है जिनसे ओली वावड़ खाइफ रहता है। तुम कोई भी हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, पीटर ने बर्राई हुई आवाज में कहा। सच्ची बात तो ये है कि मेरा हौसला जवाब दे चुका है। तुम्हें मैदान में आने की जरूरत नहीं है पीटर। मेरा वादा है कि तुम्हारे दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपनी जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर कामयाब हो गया तो तुम्हें इसकी इतला भी जरूर दूंगा। तुम्हें कोई और सवाल करना हो तो बताओ, वरना मैं इसकी तनवीमी नींद का खात्मा कर दूं। अभी तो इब्तदा हुई है, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। इससे पूछो कि अगर असला साज फैक्ट्री शामी हुकूमत की नजरों में आ गई तो क्या वो उससे फायदा उठाकर एक एटमी हुकूमत नहीं बन जाएंगे? लियोनार्ड ने मेरा सवाल दोहराया और डैनियल ने कहा, नहीं, इसका तदराक कर लिया गया है। अगर कभी उस फैक्ट्री का राज अफशा हुआ भी तो उससे कोई और फायदा नहीं उठा सकेगा। क्यों? मैंने सवाल किया। इसलिए कि फैक्ट्री में जगह जगह ताकतवर बम नस्ब हैं। अगर कभी हमारा राज अफशा हुआ तो पूरी फैक्ट्री उड़ा दी जाएगी। इससे ये मालूम करो कि बम किन किन मुकामात पर नस्ब हैं, मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। यह बात मुझे नहीं मालूम, डैनियल ने जवाब दिया। तुम्हें यह बात क्यों नहीं मालूम? तुम तो हारून राबील के खास आदमी हो। यह मंसूबा हारून राबील ने नहीं बल्कि ओली वावड़ ने बनाया था। उसके आदमियों ने इस मंसूबे पर काम किया है। हारून राबील ने तो सिर्फ सरमाया लगाया है, वो खुद बहुत सी बातों से ना वाकिफ है। ये मंसूबा कब बनाया गया था और इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी? तकरीबन 2 साल कबल ओली वावड़ ने यह मंसूबा बनाया था। उसने हारून राबील को जोरी हथियार साजी पर आमादा किया था। फार्मूले भी उसने चोरी करवाए थे और शामी हुकाम से पार्किंसन की हैसियत में मामलात भी उसी ने तय किए थे। चूंकि अमेरिका में उसे हुकूमत की नजरों से ओझल रखना नामुमकिन था, लिहाजा तय ये किया गया कि जोरी हथियार शाम में तैयार किए जाएंगे। चूंकि इससे कसीर मुनाफे की तवक्को थी, इसलिए हारून राबील भी राजी हो गया। लेकिन डी फोस्टर तो जोरी हथियारों के फार्मूले लेकर फरार हो गया था। अब तो वो फैक्ट्री तुम्हारे लिए बेकार हो गई होगी। नहीं, उस फैक्ट्री में आम हथियार भी तैयार किए जा सकते हैं, सिर्फ जोरी असले की तैयारी जरूरी नहीं है। और चूंकि हारून राबील का काम अमेरिका में खत्म हो गया है, इसलिए अब उसका इरादा ये है कि अपना कारोबार वहीं शुरू कर देगा। इस आड़े वक्त में ये फैक्ट्री उसके लिए बड़ा सहारा साबित होगी। मैंने मुजरिबाना अंदाज में पहलू बदला। इस तरह शामी हुकूमत की नजरों में ज्यादा अरसे तो धूल डाली नहीं जा सकेगी। हमें इसका एहसास है और इस खतरे से बचने के लिए हम शाम में फौजी इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। ये इनकलाब लाने के लिए जो मंसूबा बनाया गया है वो क्या है, मुझे इसका इल्म नहीं। ये ओली वावड़ का शुबा है। वही मंसूबा बनाएगा और वही इस पर अमल भी करेगा। उसका कहना है कि शाम के क्लब में बैठकर ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। डैनियल के इंकशाफात मेरी तवक्को से बढ़कर संगीन थे। मुझे पहले ही खदशा था कि ओली वावड़ कोई बड़ी साजिश करने में मसरूफ होगा, लेकिन मुझे ये तवक्को भी नहीं थी कि हालात इतनी संगीन नोयत इख्तियार कर चुके होंगे। बुड भी हैरान बैठा था और सिल्विया भी कम हैरान नहीं थी। उसके लिए भी ये सब बातें किसी हैरत अंगेज इंकशाफ से कम नहीं थी। क्या ऐसी कोई सूरत नहीं कि उन बमों को तलाश किया जा सके और उन्हें नकारा कर दिया जाए जो वहां नस्ब हैं? मैंने अपने इज़्तिराब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, बमों को तलाश करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि उन्हें दीवारों के पलरों के अंदर चुन दिया गया है। उससे क्या फायदा होगा? जब बमों तक रसाई नहीं तो उन्हें इस्तेमाल किस तरह किया जा सकेगा? वो रिमोट कंट्रोल बम है, इसलिए उन्हें इस्तेमाल के लिए उन तक पहुंचना जरूरी नहीं है। उन बमों का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मैंने तेजी से पूछा। कुल 5 अफराद हैं जिनके पास उनका रिमोट कंट्रोल है। ओली वावड़, हारून राबील के अलावा तीसरा खुद मैं हूँ। बकिया 2 के बारे में मुझे नहीं मालूम। और उस रिमोट कंट्रोल की रेंज कितनी है? इतनी कि उसे तला अभी बैठकर बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। तब मैंने डूबते दिल से अगला सवाल किया, जिन लोगों के पास रिमोट कंट्रोल है उन्हें किन हालात में उन्हें इस्तेमाल करने की हदायत की गई हैं? किसी भी ऐसी सूरत में जबकि हम दुश्मन की निगाहों में आ जाएं और फैक्ट्री उनके कब्जे में जाने का अंदेशा हो। ओली वावड़ का बनाया मंसूबा बहुत तबाहकुन था। ऐसी कोई तदबीर नहीं थी जिस पर अमल करके फैक्ट्री पर कब्जा किया जा सकता था, जब तक कि उन 2 अफराद के बारे में मालूमात हासिल ना हो जाएं जिनके पास रिमोट कंट्रोल थे। फैक्ट्री पर कब्जा करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था और सिर्फ मालूमात हासिल करने से क्या होता। 5 रिमोट कंट्रोल कब्जे में लेने जरूरी थे। मालूम नहीं वो 2 अफराद कौन होंगे। मुमकिन है वो इसराइल में हो या उनमें से एक इसराइल में हो और दूसरा दमिश्क में ही मौजूद हो।
ओली बाबर ने मालूम नहीं किस किस्म का जाल बिछा रखा होगा। मुझे यकीन था कि शाम के सरकारी महकमों में हुकूमत इसराइल के मुखबर जरूर होंगे। मुमकिन है उनमें से कुछ अफराद ओली बाबर के लिए भी काम करते हों। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन था कि फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए मैं कितना ही खफीफ मंसूबा क्यों ना बना लूं, उसकी इतला उन दोनों में से किसी एक फर्द तक जरूर पहुंच जाएगी जिनके पास बमों को इस्तेमाल करने वाले रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही उन्हें इतला मिलेगी फैक्ट्री का राज अफशां हो जाएगा और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वो रिमोट कंट्रोल के जरिए बम भी इस्तेमाल कर डालेंगे और नतीजा क्या निकलेगा, कम से कम सैकड़ों अफराद मारे जाएंगे। तुम्हें कुछ और पूछना है? लियोनार्ड की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो एक गैर मुतल्लक आदमी था, न सिर्फ गैर मुतल्लक बल्कि वो मुजरिमाना रुझान रखने के अलावा पैसे की हवस में भी मुब्तला था। डैनियल की बताई हुई जो बातें उसके इल्म में आ गई थी वो उन्हें अपने मफाद में इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर सकता था। उसका जिंदा रहना मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे इस बारे में भी फैसला करना था, लेकिन पहले डैनियल से मुकम्मल मालूमात का हुसूल जरूरी था। फैक्ट्री कब से काम करना शुरू करेगी? मैंने अपनी सोचों से बाहर आते हुए पूछा। हम लोग परसों शाम के लिए रवाना हो जाएंगे। हथियार साथ फैक्ट्री का अमला पहले ही वहां पहुंच चुका है, इसलिए वो फैक्ट्री फौरन ही काम शुरू कर देगी। दवाओं की फैक्ट्रियों का इफ्तिताह हमारे शाम पहुंचने के बाद 2 रोज बाद होगा। दवा साथ फैक्ट्री में वहां का मुकामी अमला भी मुलाजिम होगा या तमाम लोग तुम्हारे ही होंगे? हमारी कोशिश तो यही है कि तमाम लोग हमारे ही हों, ताम ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। शामी हुकूमत अपने कुछ आदमियों की शमूलियत पर जरूर इसरार करेगी। उसके बाद भी बड़ी देर तक डैनियल से हारून राबील के गिरोह के बारे में कुरीद कर सवालात करता रहा। सवालों जवाब के सिलसिले में कोई 3 घंटे लगे और 3 किस्तें भर गई। मैंने उससे रिमोट कंट्रोल के बारे में भी मालूम किया था जो उसके कमरे में मौजूद लाकर के अंदर महफूज था। पीटर, बुड और सिल्विया इस पूरे अरसे बड़े सुकून से बैठे रहे, बल्कि खासी दिलचस्पी से सब कुछ सुन रहे थे। बिलाकर मैंने लियोनार्ड से सवालों जवाब का सिलसिला खत्म करने को कहा। अब तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दोगे और जो कुछ मैं कहूंगा उस पर अमल करोगे। लियोनार्ड ने डैनियल को हदायत देते हुए कहा, तुम यूं ही सोते रहोगे और नींद पूरी होने पर उठोगे। जब तुम जागोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। सोने के दौरान तुमसे जो सवालात हुए तुम उन्हें फरामोश कर चुके होगे। कुछ देर बाद हम सब डाइनिंग रूम में आ गए। लियोनार्ड जाना चाह रहा था मगर मैंने इसरार करके उसे नाश्ते पर रोक लिया। ताम मैंने मौका पाकर पीटर को हदायत कर दी थी कि अब लियोनार्ड की जिंदगी हमारे लिए खतरनाक है और उसने मुझसे बेफिक्र हो जाने को कहा था। नाश्ते के बाद लियोनार्ड ने इजाजत चाही और पीटर ने उससे कहा, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। पीटर उसे साथ लेकर चला गया। उस शख्स के इल्म में बड़ी खतरनाक बातें आ गई हैं चीफ, बुड ने कहा। बेफिक्र रहो, मैंने पीटर से कह दिया है कि वो लियोनार्ड का मुनासिब बंदोबस्त कर दे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती मिस्टर अली के अंकल राबील इतनी खौफनाक सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे, सिल्विया ने कहा। परवाह मत करो, अब चंद दिनों से ज्यादा का खेल नहीं बचा है। मुझे यकीन है कि हारून राबील की मौत के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। काश ऐसा हो सके मिस्टर अली, मुझे आज़ादाना जिंदगी बसर करने की बड़ी तमन्ना है। बस तुम्हें चंद दिन के लिए रोबोश रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम उन लोगों की तबाही की इतला सुन लोगी। क्या तुम डैनियल के रिमोट कंट्रोल के जरिए उस फैक्ट्री को उड़ाओगे चीफ, बूढ़ ने पूछा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है बूढ़, लेकिन वो बाद की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि जिस वक्त मैं रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करूं उस वक्त इस गिरोह के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जमा हो। ताम इस वक्त तो तुम्हारे लिए एक काम है। हुक्म करो चीफ, बूढ़ ने सीना तान कर कहा। बूढ़ तो पहले ही बेकारी की वजह से बेजार बैठा है। डैनियल के चेहरे का मास्क तैयार करो, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं और मैं चाहता हूं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। ये काम तो मेरे बस से बाहर है चीफ, बूढ़ ने कहा। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं मेकअप का इतना माहिर नहीं हूँ। मुझे मालूम है बूढ़, और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पूरा काम तुम करोगे। जाहिर है उसे फाइनल टच तो मैं खुद दूंगा। तुम अपने चेहरे के नकूश तो तब्दील कर लोगे, लेकिन क्या तुम अपनी आवाज से नहीं पहचान लिए जाओगे, सिल्विया ने कहा। इसका सही अंदाजा तुम्हें उस वक्त हो सकेगा जब मैं डैनियल का मेकअप कर लूंगा। मैंने डैनियल की आवाज की नकल उतारी और सिल्विया मारे हैरत के उछल पड़ी। ये तुमने अपनी आवाज किस तरह तब्दील कर ली, उसने मुतैराना लहजे में कहा। आदमी अगर अपनी आवाज तब्दील करने के फन से नावाकिफ हो तो मेकअप अपनी अफादियत खो बैठता है। थोड़ी देर बाद पीटर फिर आ गया। मैंने उसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया है, उसने बताया। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। अब तुम्हारे लिए मेरी ये हदायत है कि जो कुछ तुमने डैनियल के मुंह से सुना है उसे यकसर फरामोश कर दो। मैं समझता हूँ मिस्टर एलियार खान, उसने पहली बार मुझे मेरे असल नाम से मुखातिब किया।
ये हदायत मैंने बेहद एहतियातन तुम्हें दी हैं। दूसरी बात यह कि तुम्हें उन लोगों के अंजाम तक खुद को रोपोश रखना होगा। क्या तुम सिल्विया की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर सकोगे? क्यों नहीं, पीटर ने कहा। ये जब तक चाहे मेरे पास रहे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे अगर कितने दिन रोपोश रहना होगा, ख्वाह ये रोपोशी तवील ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एहतियात का तकादा यही है कि तुम न सिर्फ खुद रोपोश रहो बल्कि जैक्सन को भी मंदिर आम पर से हटा दो। लेकिन हमारी इस रुपोशी का इख्तिताम कब होगा? मेरा मतलब है कि हमें किस तरह मालूम होगा कि अब हमारी रुपोशी के दिन खत्म हो गए हैं? उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के फौरन बाद मैं तुम्हें मुतला कर दूंगा। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दिल से दुआ करूंगा मिस्टर एली, और माफ करना मिस्टर एली। और अब मैं तुम्हें एक और रहमत दूंगा सिल्विया, तुम ट्रांसमीटर पर ओलिव आवर्ड से राब्ता कायम करो। मैं उसे आधे घंटे तक समझाता रहा कि उसे ओलिव आवर्ड से क्या बातें करनी है और उसके किसी सवाल के जवाब में क्या कहना है। उसके बाद मैं उसे उसकी ख्वाबगाह में ले गया जहाँ उसका ट्रांसमीटर था। फिर उसने ट्रांसमीटर पर ओलिव आवर्ड से राब्ता कायम कर लिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ ओलिव आवर्ड ने खुद कॉल रिसीव की थी। ये इस बात की दलील थी कि वो बेहद परेशान था। तुम कहाँ से बात कर रही हो? ओलिव आवर्ड की आवाज से गहरा इज़्तिराब झलक रहा था। न्यूयॉर्क का मौसम अबरआलूद है जनाब, सिल्विया ने कहा। यह उनके दरमियान तयशुदा कोड था, जिसका मतलब था कि सिल्विया ने यह कॉल खुद से की है, किसी के दबाव के तहत नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। इस बात का क्या मतलब हुआ सिल्विया? ओलिव आवर्ड की घर्राहट सुनाई दी। वो बहुत मोहतात है जनाब, मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ लाया गया था। मैंने तुमसे कहा था कि अशद जरूरत के बगैर कॉल मत करना। इस वक्त तुम्हें कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? लकी फरार हो गई है जनाब, और वो उसके फरार की वजह से बहुत परेशान है। मुझे पहले मौका नहीं मिला जनाब, वरना मैं पहले ही आपको इतला दे देती। इस बात का क्या सबूत है कि लकी फरार हो गई है? मुमकिन है वो झूठ बोल रहा हो। वो बहुत परेशान है जनाब, उसकी परेशानी से अंदाजा होता है कि मामला बहुत अहम है। उसने लकी के बारे में मालूम करने के लिए अल्बर्ट पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया है। ओह, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो अल्बर्ट पर तशद्दुद करने पर मजबूर हो गया? उसकी बातों से अंदाजा होता है कि लकी किसी ऐसी बात से वाकिफ हो गई है जो उसके इल्म में नहीं आनी चाहिए थी। वो बहुत चालाक है सिल्विया, मुमकिन है हकीकत कुछ और हो जिसे छुपाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा हो। मैं उसकी कैद में हूँ। अल्बर्ट और डैनियल भी उसके कब्जे से नहीं निकल सकते। अगर वो चाहे तो हमें खत्म भी कर सकता है। मैं नहीं समझती कि वो दिखावे के लिए कुछ कर रहा है। ओह, क्या डैनियल भी वही है? जी हाँ, डैनियल भी यही है, और उसने डैनियल पर भी लकी के सिलसिले में खासा दबाव डाला है। क्या वो सिर्फ लकी के बारे में पूछगछ कर रहा है या कुछ और भी मालूम करने की कोशिश कर रहा है? अभी तक तो उसने उन दोनों से एक ही बात के अलावा और कुछ नहीं पूछा। हर पूछगछ के दौरान उसने मुझे अपने साथ ही रखा है। तब तो ये इम्कान है कि लकी वाकई किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गई होगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए जनाब, लेकिन लकी का राज अफशां करके आपसे गलती सरजद हुई है। उस वक्त तक वो लकी को अपना हमदर्द समझ रहा था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ओलिव आवर्ड ने कहा। मेरे लिए यही बहुत है कि लकी को कोई खतरा नहीं है, और ये फायदा क्या कम है कि तुम उस पर मुसल्लत हो। मुझे जो कुछ करना पड़ रहा है वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है जनाब। उसका एतमाद हासिल करने के लिए मुझे खुद अपने लोगों के खिलाफ काम करना पड़ रहा है। वो किस तरह? ओलिव आवर्ड की चौंकी हुई आवाज आई। मेरी वजह से वो इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं गोश्त के जहरीले पार्चे कुत्तों को खिलाऊं। ओह, तो ये तुम थी। इस बात पर तो बेरी आरूर राबील से झड़प भी हो गई थी। मैंने उसे कुत्तों की कारकर्दगी पर ताना दिया था। ये हकीकत है जनाब कि वो कुत्ते किसी अजनबी के हाथों से कुछ नहीं खाते हैं। अगर मैं ना होती तो वो कभी इमारत में दाखिल नहीं हो सकता था। तुम्हें ये भी मालूम होगा कि डैनियल के अलावा वो तहजीब मालकम एक्स को भी यहाँ से ले गया है। जी हाँ जनाब, लेकिन उसने मुझे सिर्फ कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद अपने साथी वुड के साथ मुझे वापस भेज दिया था। उसके बावजूद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस मुकाम पर कैद हो। वुड ने भी मेरी आंखों पर रुमाल बांध दिया था। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक है। तुम्हें कॉल करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। मैं यहाँ कैद नहीं हूँ जनाब, इमारत में आज़ादी से घूम फिर सकती हूँ, और कॉल मैंने बहुत देखभाल कर की है। रात भर जागने के बाद सब लोग अभी थक कर सोए हैं। मैंने तो ये सोच कर कॉल की है कि शायद ये इतला आपके लिए अहम हो, लेकिन आपके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मुझसे गलती हो गई है। ये बात नहीं है सिल्विया, तुम्हारी दी हुई इतला बहुत अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी डैनियल की रिहाई है। तुम तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकोगी। मैं मिस्टर डैनियल की अहमियत से वाकिफ हूँ जनाब, और इस बात से खौफजदा भी हूँ कि वो कहीं मिस्टर डैनियल की हकीकत से बाखबर ना हो जाए। अगर उसे मालूम हो जाए कि मिस्टर डैनियल कितने कारामद आदमी हैं, तो उन पर तशद्दुद की इंतहा करके अंकल के बहुत से अहम राज उगलवाएगा जो मुझे किसी सूरत भी गवारा नहीं है।
शाबाश सिल्विया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने हारून राबील के हिफाजती निज़ाम पर एतमाद कर लिया। ताहम मैंने सिक्योरिटी के इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। अब कोई इमारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि डैनियल को उसकी दस्त बुर्द से महफूज रखना है। मैं समझती हूँ जनाब, सिल्विया ने कहा, और इस वजह से खुद भी बेहद तशवीश में मुबतला हूँ। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि किसी तरह उन दोनों के काम आ सकूं। लेकिन ये कोशिश के नतीजे में तुम खुद भी तो खतरे में पड़ सकती हो। ओली वावड़ की आवाज आई। वो तो मैं उसी वक्त पड़ गई थी जनाब, जब इस काम के लिए मेरा चुनाव किया गया था। अब मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं। मेरी कोशिश बहरहाल यही होगी कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं और मुझ पर शुबा ना किया जा सके। मुझे तुम पर फख्र है सिल्विया, तुम साबित कर रही हो कि मैंने इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब करके गलती नहीं की है। सिल्विया ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, मगर जब वो बोली तो उसके लहजे से किसी किस्म की नागवारी जाहिर नहीं हो रही थी। अगर मैं अपनी जान देकर भी अंकल राबील के किसी काम आ सकूं तो इसे अपनी खुशनसीबी तसव्वुर करूंगी। एक बात और सुन लो, अगर तुम महसूस करो कि डैनियल को रिहा कराना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो इंतजार करना। अगर वो उस पर तशद्दुद शुरू कर दे तो मौका देकर डैनियल को ठिकाने लगा देना। ओली वावड़ की इस बात ने सिल्विया को सर से पैर तक हिला दिया। ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा जनाब, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अपने अंकल राबील को बचाने के लिए तो तुम्हें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अगर वो डैनियल की जबान खुलवाने में कामयाब हो गया तो याद रखो तुम्हारे अंकल तबाह हो जाएंगे। वो तो ठीक है जनाब, मगर मेरे पास ना तो कोई हथियार है और ना ही मुझे कोई जहर मैसर है। फिर मैं उसे कैसे खत्म कर सकूंगी? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सिल्विया, बस ब्लेड के एक टुकड़े से काम हो जाएगा। उसकी शारक काट देना, बकिया काम खुद ही हो जाएगा। क्या अपने आदमी को मार देने की बनिस्बतन ये बेहतर नहीं रहेगा कि मैं अली यार खानी को ठिकाने लगा दूं? ऐसी हमाकत करने की कोशिश हरगिज मत करना। ओली वावड़ की आवाज में तंबी थी, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं उससे करीब हूँ जनाब, मुमकिन है मुझे कोई ऐसा मौका ही मिल जाए जब मैं उस पर कारी वार कर सकूं। तुम उसे मुझसे ज्यादा नहीं जान सकती। वो किसी की तरफ से भी मुतमईन होने वाला आदमी नहीं है। तुम बिला वजह अपनी जान से जाओगी और इस वक्त मेरी बिसात पर सबसे आम मोरा तुम हो। मुझे इतनी अहमियत मत दीजिए जनाब, मैं अपनी हकीकत से बाखूबी वाकिफ हूँ। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि उसकी नकलो हरकत से बाखबर हूँ, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगी जनाब कि आपकी हदायत पर कार बंद रहूं। सिल्विया ने एक तवील सांस लेकर कहा, और ओली वावड़ ने अपनी हदायत एक बार फिर दोहराने के बाद सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद सिल्विया ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। बहुत शानदार, मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अब तुम सो जाओ, तुम्हारे हिस्से का बकिया काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने बूढ़ और पीटर को भी सोने की इजाजत दे दी। वो रात भर के जागे हुए थे, इसलिए उन्होंने कोई तारुद नहीं किया। फिर तहजीब पर एक नजर डालता हुआ पीटर के बंगले से निकल आया। तहजीब बेखबर सो रही थी और उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान बिखरा हुआ था। डैनियल की तरफ से भी मुझे इत्मीनान था कि वो फरार नहीं हो सकेगा, और अल्बर्ट के लिए मैंने हदायत कर दी थी कि उस पर वक्फे से तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा जाए। मेरा रुख शाम के कौंसलेट की तरफ था। कौंसल से मिलने पर मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। उसने फौरन ही मुझे अपने ऑफिस में बुलवा लिया था। आपको दोबारा अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश हुई, उसने मुझे बिठाते हुए खुश इखलाकी से कहा। उम्मीद है आपने मिस्टर पार्किंसन से मुतल्लक अपनी राय तब्दील कर ली होगी। गलतफहमियां दूर होने के लिए ही होती हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ताम इस वक्त मैं एक जाती काम के लिए आपके पास आया हूँ। मेरी खुशकिस्मती कि आपको मुझसे कोई काम पड़ा। मुझे एक तारफी खत अनायत कर दीजिए जिसमें आप जाती तौर पर तस्दीक करें कि मैं अली यार खान हूँ और डैनियल ग्राम नामी शख्स के मेकअप में हूँ। खैरियत तो है? उसने मुझे टिटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा। मैं डैनियल ग्राम के मेकअप में शाम जाऊंगा। वहां अपनी शख्सियत जाहिर किए बगैर आला हुकाम तक रसाई हासिल नहीं कर सकूंगा। आपके खत के जरिए मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं आपको खत तो दे देता हूं, लेकिन अगर कोई हर्ज ना हो तो ये भी बता दें कि आप मिशन किस पर जा रहे हैं। मिस्टर पार्किंसन की दवासाज फैक्ट्री मेरा टारगेट है। मैंने कुछ ठोस सबूत भी हासिल कर लिए जिन्हें कबल अज वक्त जाहिर करने से खेल बिगड़ने का अंदेशा है। लेकिन खुदारा आप अपने रवैये से कोई गैर मामूली बात जाहिर ना होने दीजिएगा, वरना फिर मुझे उन लोगों को घेरने के लिए मालूम नहीं क्या क्या जतन करने पड़े। कौंसलीट मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे मुझे दीवाना समझता हो। उसने मुझे तारफी खत दे दिया। उसके ऑफिस से निकलकर मैं बाजार गया, जहाँ से मैंने मास्क तैयार करने के लिए जरूरी सामान खरीदा और फिर पीटर के बंगले पर वापस आ गया। मास्क तैयार करने का सामान मैंने बूढ़ के कमरे में छोड़ा ताकि उठने के बाद मास्क तैयार करना शुरू कर दे, और मैं खुद अपने बेडरूम में पहुंच गया।
तहजीब जाग रही थी और उसकी हालत खासी बेहतर दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। रात तुम कहाँ सोए थे? उसने पूछा। सोया कहाँ था, मैंने एक सर दा भर कर कहा। अब सोने का इरादा है। जागते जागते आंखें जलने लगी हैं। तब तो तुम फौरन सो जाओ, तहजीब ने तशवीश से कहा। तुम्हारे साथ एक तो मुश्किल ये है कि तुम काम में उलझते हो तो आराम की तरफ से बेनियाज हो जाते हो। तुम्हें अपनी ये आदत तब्दील करनी चाहिए। अब तब्दील कर लूंगा, मैंने बेड पर लेटते हुए बड़े खुलूस से कहा और आंखें मूंद ली। नींद की मेहरबान देवी ने मुझे फौरन ही अपनी आगोश में ले लिया। शाम 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली। भरपूर नींद लेने के बाद मैं ज़रे 9 चाकू चौबंद हो गया और रही से ही कसर नहा कर पूरी होगी। तहजीब बेडरूम में मौजूद नहीं थी। वो मुझे कमरा नशिस्त में मिली जहाँ उसके साथ सिल्विया और पीटर भी मौजूद थे। तुम तो कह रही थी कि तहजीब की हालत बहुत खराब है, मैंने सिल्विया से कहा। मैं क्या कह रही थी? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था? और अब भी कह रही हूँ कि इन्हें पूरी तरह फिट होने में कम अज कम 1 हफ्ता लगेगा। इस वक्त तो खैर दुआओं ने इन्हें सारा दे रखा है। बूढ़ नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो बेडरूम में ही है, पीटर ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए मास्क तैयार कर रहा है। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया और बैठ गया। और डैनियल का क्या हाल है? तुम्हारी हदायत के मुताबिक उसे बेडरूम में ही कैद रखा गया है। कुछ देर पहले मैं उसके कमरे में गया था, तब वो लियोनार्ड को पूछ रहा था। मैंने उससे कहा कि उन्हें अचानक एक जरूरी काम से न्यूयॉर्क से बाहर जाना पड़ गया है और कल शाम से कबल उनकी वापसी नहीं हो सकेगी। मैंने उन लोगों के साथ चाय पी और बेडरूम में बूढ़ के पास पहुंच गया। वो मास्क तैयार कर रहा था, मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। मास्क तैयार करना बड़ी महारत का काम था। बूढ़ की मदद से मैंने 6 घंटे मुसलसल काम करके मास्क मुकम्मल कर लिया। मास्क मुकम्मल करने के बाद मैंने उसे अपने चेहरे पर फिट किया और बूढ़ के साथ बेडरूम से बाहर आ गया। सिल्विया, तहजीब और पीटर खाने के ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। मुझे देखकर पीटर उछल पड़ा। उसने फौरन ही अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम बेडरूम से बाहर किस तरह निकले? वो गुर्राया, लेकिन फिर उसकी नजर बूढ़ पर पड़ी जो बड़े सुकून से खड़ा था। ये क्या माजरा है मिस्टर बूढ़? क्या आप इसे निकल जाने देंगे? हाँ, बूढ़ की बजाय मैंने जवाब दिया, मगर मैं डैनियल की आवाज में बोला था। मिस्टर एली ने मुझे जाने की इजाजत दे दी है। पीटर घूमगू कैफियत में मुबतला हो गया और बूढ़ ने जल्दी से कहा, मिस्टर डैनियल ठीक कह रहे हैं, चीफ ने इन्हें रिहा कर दिया है। सिल्विया के चेहरे पर परेशानी बिखर गई थी, मगर तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पीटर से मुखातिब होकर कहा, अली कमाल का मेकअप करते हैं। मेकअप? पीटर ने हैरत से कहा, यकीन नहीं आता कि ये डैनियल नहीं है। तो अब यकीन कर लो, मैंने मास्क उतारते हुए कहा, और पीटर के साथ साथ सिल्विया की आंखें भी हैरत से फैल गई। मुझे यकीन है कि अब मेकअप में अंकल राबील भी आपको पहचान नहीं सकेंगे। चलो अब खाना खाएं, मैंने कहा। सुबह से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया। खाने के दौरान मैंने बूढ़ और तहजीब को जरूरी हदायत दी, जिनमें बूढ़ के लिए ये हदायत भी शामिल थी कि वो डैनियल के नाम ऑस्ट्रेलिया से एक टेलीग्राम भिजवाने का बंदोबस्त करे। और बूढ़ ने कहा था उसके लिए ये कोई मसला नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक ये काम कर देगा। खाने के बाद मैं तहजीब के साथ बेडरूम में आ गया। तहजीब के जिस्म के जख्म मंदमिल होना शुरू हो गए थे। ताम मुकम्मल सेहतयाबी में कुछ न कुछ वक्त जरूर लगता। बेडरूम में आकर मैंने तहजीब से ओलिवर को फोन करने को कहा और मेरी हदायत के मुताबिक उसने ओलिवर को फोन किया। फोन नंबर डैनियल से हासिल किए गए थे और मैंने उससे ये भी मालूम कर लिया था कि वहाँ ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं जिसके जरिए कॉल ट्रेस की जा सके। दूसरी तरफ फोन किसी और ने उठाया था। तहजीब ने उससे ओलिवर को बुलाने के लिए कहा, जिस पर जवाब मिला कि वहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। मैं लकी आवर्ड बात कर रही हूँ, गधे, तहजीब ने दांत पीस कर कहा। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रहे? फौरन डैडी को बुलाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर 1 मिनट से भी कम अरसे में ओलिवर लाइन पर आ गया। मैं तहजीब के सर से सर जोड़े रिसीवर के एयर पीस से कान लगाए खड़ा था ताकि दूसरी तरफ से कही जाने वाली हर बात सुन सकूं। हेलो, कौन बात कर रहा है? ओलिवर की मोहतात आवाज सुनाई दी। मैं लकी बात कर रही हूँ डैडी, तहजीब ने घबराए हुए लकी के लहजे में नकल उतारते हुए कहा। मैं वाशिंगटन से बात कर रही हूँ। फार्मूलों का कुछ सुराग मिल गया है और मैं एक शख्स के ताकुब में हूँ। मौका मिला तो दोबारा फोन करके तफसील से बताऊंगी। मुझे अभी से तफसील बताओ, तुम कहाँ और क्या कर रही हो? ओलिवर ने सख्त लहजे में कहा। वो निकल जाएगा डैडी, घबराइएगा मत, मैं फिर फोन करूंगी। खुदा हाफिज डैडी। तहजीब ने जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। तुम्हारी वजह से बड़ी आसानी हो गई, मैंने कहा, वरना ये काम जो तुमने किया है नामुमकिन ही था। मगर अब तुम कह रही हो कि मुझसे अलहदा रहकर काम करोगी।
हाँ अली, ये ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी सरगर्मियों से जनरल टेरेस को बाखबर रखूंगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हो उसे इतला कर देना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। मैं अपना प्रोग्राम तुम्हें बता ही चुका हूँ, इसमें किसी और की गुंजाइश वैसे भी नहीं निकलती। हमें अब बलैदा रह कर ही काम करना होगा अली, ताकि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ सिमतों में काम कर सकें। हमारी मुस्तकिल यकजाई वैसे भी फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ मशरूत थी। ठीक है तहजीब, हम दोनों उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। अब मैं 2 घंटे के लिए सोना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से फरार होते वक्त पूरी तरह ताज़ा दम रहूँ। मैं सो गया और तहजीब जागती रही। उसने ठीक 2 घंटे बाद मुझे उठा दिया। मैंने डैनियल का मास्क अपने चेहरे पर फिट किया और हरकत में आ गया। मैंने सिल्विया को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। पीटर और उसके आदमी भी होने वाले ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार थे। डैनियल के मेकअप में मैं सिल्विया के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ अल्बर्ट बंद था। वो गशी की कैफियत में था। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और ऊपरी बनाना जिस्म पर नील ही नील दिखाई दे रहे थे। उसके हल्क से कराएं खारिज हो रही थी। मैं उसे झंझोड़ कर बड़ी मुश्किल से होश में लाया। उठो अल्बर्ट, सिल्विया ने हमारी रिहाई का बंदोबस्त कर दिया है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। अल्बर्ट बुखलाए हुए अंदाज में उठ बैठा। उसका ज़हन पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए बात उसकी समझ में ज़रा मुश्किल से आई। लेकिन जब बात समझ में आ गई तो वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके बंधे हुए हाथ में पहले ही खोल चुका था। मैंने उसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला, जहाँ राहदारी में मुसल्ला मुहाफिज दीवार से टेक लगाए सो रहा था। अल्बर्ट उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, मगर मैंने उसे सख्ती से रोक दिया। फिर सिल्विया की रहनुमाई में डैनियल की कार तक आया, जिसके इग्निशन में कार की चाबियां झूल रही थी। डैनियल को कार में बिठाकर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिल्विया ने जाकर गेट खोला था। गेट पर मौजूद मुहाफिज गेट के साथ बने कैबिन में ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे। तुम्हारा ऊपरी जिस्म बरहना है अल्बर्ट, और तुम जख्मी भी हो। अगर तुम अकबी नशिस्त पर लेट जाओ तो बेहतर है, वरना किसी ने देख लिया तो हम मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। अल्बर्ट ने बेचूं चरा मेरे कहने पर अमल किया। उसे लिटाने से मेरा मकसद ये था कि वो पीटर के बंगले का महल्ले वकू ना समझने पाए। उसके बावजूद मैंने मरकजी सड़क पर निकलने के लिए खासा पेचीदा रास्ता इख्तियार किया था। मैंने सिल्विया को हदायत कर दी थी कि हमारे निकलने के बाद ओलिवर को हमारे फरार से मुतला कर दे, ताकि वो हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक इमारत के गेट पर मुसल्ला अफराद हमारा इंतजार कर रहे थे। गेट के बाहर कार रुकते ही वो तेजी से कार की तरफ झपटे और उन्होंने कार के अंदर झांक कर देखा। देख क्या रहे हो? मैंने घुर्रा कर कहा। गेट खोलो, अल्बर्ट जख्मी है और उसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। उन्होंने गेट खोल दिया और मैंने कार इमारत की कंपाउंड में दाखिल कर दी। सबसे बड़ा खतरा मुझे कुत्तों की तरफ से था। उन्हें मेकअप के जरिए धोखा नहीं दिया जा सकता था। कंपाउंड में कुत्ते ना देखकर मेरे दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इमारत के दरवाजे पर ओलिवर और हारून राबील दोनों ही मौजूद थे। अल्बर्ट को स्ट्रेचर पर अंदर भिजवाने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। तुम खुशकिस्मत हो कि उसके कब्जे से सही सलामत निकल आए, ओलिवर ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मेरी खुशकिस्मती से ज्यादा इसमें आपकी प्लानिंग का दखल था, मैंने कहा। फिर दफादन चौंक कर बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो इमारत में दाखिल किस तरह हो सका। क्या कल कुत्ते नहीं थे? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। आज भी कुत्ते नजर नहीं आ रहे। ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है। आओ अंदर चलकर बात करेंगे, हारून राबील ने कहा, और हम इमारत की पहली मंजिल पर उसी कमरे में आ गए जहां इस इमारत में पहली बार उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी। जानवरों को धोखा दिया जा सकता है, ओलिवर ने कमरे में बैठने के बाद कहा, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई है। फिर मेरे मजीद इस्तफसार पर उसने मुझे बताया कि इमारत में दाखिल होना किसी तरह मुमकिन नहीं हो सका था। अब उससे इंतकाम लेने के लिए आपने क्या मंसूबा बनाया है? मैंने ओलिवर से पूछा। अब हम उससे उलझने की हमाकत नहीं करेंगे। हमें शाम जाकर फैक्ट्री के मामलात भी देखने हैं। उसने मुझे लकी की खैरियत से भी मुतला किया, जिस पर मैंने मुसर्रत का इजहार किया। दोनों में से एक को भी मुझ पर शुबा नहीं हो सका था। फिर ओलिवर ने अचानक ही सवाल किया, तुम उस इमारत तक दोबारा पहुंच सकते हो जहाँ से फरार हुए थे? मुझे इतना होश ही नहीं था जनाब के रास्तों का ख्याल रख सकता। मेरे हाथ पांव फूले हुए थे और मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि किसी भी लम्हे मेरे फरार का राज खुल जाएगा। मैंने अंधाधुंध ड्राइविंग की जनाब, और सड़क से ज्यादा मेरी निगाहें अकब नुमा पर लगी रहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे मेरा ताकुब शुरू हो जाएगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि किन रास्तों से गुजरकर शहर से बाहर निकला था। तुमसे ये तवक्को नहीं थी, हारून राबील ने मुलामत अमेज लहजे में कहा। आदमी को अपने हवास में रहना चाहिए। ऐसे मौकों पर बाज़ औक़ात फील्ड वर्कर तक अपने औसान बहाल नहीं रख पाते, ओलिवर बोला। यही बहुत है कि डैनियल बच गया, वरना अगर वो उसकी जबान खुलवा लेता तो हम बड़े खतरे में गिर जाते। वो तो लकी आवड़ के सिवा कुछ और पूछ ही नहीं रहा था जनाब।
क्या वो भी बच निकलने में कामयाब हो गई हैं? हाँ डैनियल, चंद लम्हे कबल उसने मुझे वाशिंगटन से कॉल की थी। उसके हाथ कुछ सुराग लग गया है और वो उस पर काम कर रही है। शुक्र है जनाब, मैंने पुरमुसर्रत अंदाज में कहा। ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वो इंतहाई अहमक है, उसने मुझे तफसील नहीं बताई। वो अपने तौर पर काम करना चाहती है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन होगा जनाब, वरना वो आपसे जरूर मदद तलब करती।